नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। और आज हम 10 जनवरी 2023 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जोशीमठ में जो हो रहा है हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। और इसमें एक चीज़ ये है कि एक कमेटी जो सेटअप करी गई थी 1976 में, तो ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कमिश्नर गढ़वाल मंडल जिनका नाम था महेश चंद्र मिश्रा। तो मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी अपनी 7 मई 1976 को। और इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन पे, एग्रीकल्चरल स्लोप्स पे, फेलिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ मत काटिए, पक्का ड्रेनेज वगैरह बनाना था यहाँ पे। और हैवी कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाने के लिए बोला था, पक्का ड्रेनेज बनाने के लिए बोला था, और ये सब सीवेज सिस्टम प्रॉपर बनाने के लिए बोला था। क्योंकि इनकी रिसर्च में, मतलब इनकी जो रिपोर्ट में उसमें सबमिट करी गई थी, उसमें ये पाया गया था कि जो बेसिकली जोशीमठ है वो एक मलबे के ढेर के ऊपर सिटी बनी हुई है। वो बहुत एंशियंट मलबा है, कोई ग्लेशियर्स का या किसी भी चीज़ का लैंडस्लाइड या ग्लेशियर का वो मलबा है जहाँ पे जोशीमठ बना हुआ है, प्रॉपर माउंटेन नहीं है। उसके बाद तमिलनाडु गवर्नर सोमिट तमिल लीडर्स इन असेंबली स्पीच वॉक्स आउट। बेसिकली इसमें तमिलनाडु गवर्नर ने जो स्पीच प्रिपेयर करी गई थी स्टेट सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उस स्टेट में से कुछ चीज़ों को रेफरेंस टू तमिल लीडर्स डॉक्टर BR अम्बेडकर और इन चीज़ों को उन्होंने स्किप कर दिया, नहीं पढ़ा, और फिर उसके बाद छोड़ के चले गए। तो ये गवर्नर को एक्चुअली जो भी स्टेट गवर्नमेंट लिख के देती है, जब वो कोई सेशन स्टार्ट जब होता है असेंबली का, तो स्टेट गवर्नमेंट जो लिख के देती है गवर्नर को वही सेम टू सेम पढ़ना होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा और ये छोड़ के चले गए। तो इसमें आगे स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन वगैरह पास करा है कि ओरिजिनल स्पीच को रिकॉर्ड पे लाया जाए वगैरह। तो ये आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में चल रहा है। तो ये एग्जांपल आप जो है देख सकते हैं, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा है 9 जनवरी को बेसिकली मनाया जाता है, लेकिन अब ये 3 दिनों का होने लगा। 8, 9 और 10 जनवरी को मनाया जाता है, 3 दिनों का। बेसिकली 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2003 से स्टार्ट हुआ था ये, और ये जो इस बार का हो रहा है 17th एडिशन है इसका। उसके बाद फ्रंट पेज में और कोई काम की खबर है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ इसमें एक ऐड है, ये अमिताभ बच्चन जी इसमें बने हुए हैं, रजिस्टर फॉर पॉजिटिव पे सिस्टम प्रिवेंट हाई वैल्यू चेक फ्रॉड्स। तो बेसिकली ऐड है ये RBI द्वारा, और इसमें बात करी गई है पॉजिटिव पे सिस्टम्स की। पॉजिटिव पे सिस्टम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की ज़रूरत है। इसमें बेसिकली ये होता है कि चेक जो इशू करते हैं इंडिविजुअल्स, उसमें अगर वो चेक की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा अगर चेक की वैल्यू है, तो इसमें आप ये इनेबल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने चेक साइन करके दे दिया है, तो आप बैंक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे कि ये आदमी, किसी को मान लीजिए आपने दिया, मान लो प्रमोद नाम के व्यक्ति को आपने चेक दिया, तो प्रमोद नाम का व्यक्ति जो है इतना अमाउंट का चेक लेकर जा रहा है, उसको आप अप्रूव कर दीजिए। तो इससे चेक फ्रॉड वगैरह जो थोड़े बहुत होते थे उसमें चेक फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि बैंक को पहले से इन्फॉर्मेशन रहेगी कि जो है इस आदमी ने चेक सच में अप्रूव करा है। तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म बेसिकली यही होता है। यहाँ पे दिल्ली में जो डार्क स्ट्रीट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आप इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करनी है, लेकिन आप एक ये देख सकते हैं कि डार्क स्ट्रीट में औरतों का सेफ़ नहीं रहता, ट्रैफिक के हिसाब से भी सेफ़ नहीं रहता, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह भी होने की संभावना रहती है। उसके बाद दोस्तों, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। और हम सीधे आते हैं एडिटोरियल पेज पे। ये एडिटोरियल जो है वही UGC का जो फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप करने में क्या क्या कमी है उसके बारे में हमने ऑलरेडी कल डिस्कस करा था। तो बार बार एक ही चीज़ को हम पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ये इलेक्शन से रिलेटेड है, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जोशीमठ वाला वही सेम चीज़ चल रहा है, द वार्निंग फ्रॉम जोशीमठ। तो इसमें मैंने इसको पढ़ा, इसमें कुछ ऐसा काम का था नहीं, बस यही है कि इसमें जो है हाई सेंसिटिव जोन है जोशीमठ, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह को पहले ही रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगाई गई। और वहाँ पे तपोवन NTPC का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसको रोकने की ज़रूरत थी, लेकिन रोका नहीं गया, जिसका अंजाम हम आज देख रहे हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है, सिक्योर साइबर स्पेस फॉर चिल्ड्रन। तो बेसिकली जो बच्चे आजकल इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उनके लिए साइबर स्पेस को कैसे सिक्योर किया जाए और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं।
तो कोविड लॉकडाउन में इंटरनेट पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए बच्चे, क्योंकि एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और सब चीज़ के लिए इंटरनेट पे डिपेंडेंट होना पड़ा। इट लेड टू एन इंक्रीज इन देयर एवरेज स्क्रीन टाइम बढ़ गया। दिस प्रोलॉन्ग्ड ऑनलाइन एक्सपोजर हैज़ इंक्रीज थ्रेट्स टू ऑनलाइन सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन। तो जब ऑनलाइन एक्सपोजर बढ़ गया तो ऑनलाइन सेफ्टी का थ्रेट भी बढ़ गया। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, अब ये क्या होता है डिफाइन करा है इन्होंने कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल CSAM, कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल का लाइव स्ट्रीमिंग, सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ माइनर्स, ऑब्टेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल, एग्जीबिशन एंड मीटिंग द अब्यूज़र इन पर्सन। तो ये सब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। इससे प्रॉब्लम होती है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है बच्चों को, एंग्जाइटी, ट्रॉमा, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। फिर आगे चल के बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, ड्रग अब्यूज़ करने लग जाते हैं, सेल्फ हार्म अपने आप को पहुंचा सकते हैं, और ज़िंदगी में और एकेडमिक्स में लोअर मोटिवेशन और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इनफैक्ट आगे चल के इनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वगैरह भी अफेक्ट होती है। A broad perspective and a systems level approach should be considered when deciding on strategies to tackle online child sexual abuse, exploitation and abuse. तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है और एक सिस्टम लेवल अप्रोच, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है जब हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पॉलिसीज़ या फ्रेमवर्क डिसाइड या स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव चाहिए और सिस्टम लेवल का अप्रोच हमें बनाने की ज़रूरत है अगर हमें इसे डील करना है। Broadly speaking, the main administrative challenges when dealing with OCSEA are limited law enforcement capacities, gaps in legislative framework, and lack of awareness and urgency around the issue. तो मेन चैलेंज ये है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट कैपेसिटी लिमिटेड है, पुलिस कम है, जनसंख्या जो है भी उनको साइबर के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि साइबर और इंटरनेट क्राइम्स वगैरह के बारे में, उसमें तो और जिनको अवेयर है वो काफ़ी कम है जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की पॉपुलेशन मतलब कैपेसिटी है। उसके बाद लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की हमारे पास कोई प्रॉपर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, इन पर्टिकुलर केसेस से डील करने के लिए। और मासेस में लैक ऑफ अवेयरनेस है और लोगों को जल्दी नहीं पड़ी है कि हो रहा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। ये सब एक लैक लस्टर अप्रोच है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। Furthermore, the workforce in relevant social welfare organization is understaffed, और जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs वगैरह और भी जो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन चीज़ों से डील करती हैं, वहाँ पे स्टाफिंग की कमी है, लोग ही नहीं हैं उनके पास, ना रिसोर्सेज हैं उनके पास। और नीड ऑफ द आवर क्या है, इस क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन नॉन ट्रेडिशनल पार्टनर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डीलिंग इन टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। तो एक क्लोज पार्टनरशिप की ज़रूरत है, कोलैबोरेशन की ज़रूरत है इंडस्ट्री के बीच में, स्पेशली IT इंडस्ट्री, क्योंकि IT और इन सब चीज़ों के डोमेन में ही आता है। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को और टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन में जो लोग डील करते हैं और साथ ही साथ लॉ इन्फोर्समेंट में जो लोग डील करते हैं, इन लोगों को आपस में क्लोज कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सिग्निफिकेंट एफर्ट्स करे हैं, लेकिन और जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। नॉट ओनली हैज़ इट इम्प्रूव द मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग ऑनलाइन ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, मैकेनिज्म भी इम्प्रूव करा है ऑनलाइन ऑफेंस को रिपोर्ट करने के लिए, ऑनलाइन की आसानी से, ताकि रिपोर्टिंग हो सके ऐसे केसेस की। नए सॉफ्टवेयर टूल्स भी बनाए गए हैं इसको करने के लिए। और एफर्ट्स हैव ऑल्सो बीन मेड टू सेंसिटाइज स्कूल एंड बूस्ट टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज़ भी इंप्रूव करी गई हैं, स्कूलों को सेंसिटाइज भी करा गया है कि लोग अवेयर हों इन सब चीज़ों से। ये एफर्ट्स तो करे गए हैं, लेकिन ये एफर्ट्स सफिशिएंट नहीं है, हमें और एफर्ट करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द मॉडल नेशनल रिस्पॉन्स, अ जॉइंट रिव्यू लॉन्च्ड बाई यूनिसेफ एंड वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। यूनिसेफ और वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, मॉडल नेशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें 6 डोमेन्स की बात करी गई है जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला है पॉलिसी एंड गवर्नेंस, दूसरा है क्रिमिनल जस्टिस, तीसरा है इंडस्ट्री, फिर सोसाइटी एंड कल्चर, फिर रिसर्च एंड विक्टिम सपोर्ट। ठीक है, ये जो है 6 चीज़ें हैं जहाँ पे हमें और काम करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को माइंड में रख के काम करने की ज़रूरत है। और प्रॉब्लम और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है कि जो OCSEA मतलब ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं, उसमें बैकलॉग्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया का जुडिशल सिस्टम स्लो है और एफिशिएंट नहीं है, और साथ ही जजेस वगैरह की कमी है।
तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना, एज फॉर प्रिवेंशन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द कलेक्शन of national level data on CSAM can also assist in strengthening children online security। तो डेटा वगैरह को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि 2022 में पार्लियामेंट में पेश हुआ है, अभी पास नहीं हुआ, इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड प्रोविज़न करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन एडिशन हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड अदर कोलैबोरेटर। डायलॉग हमें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री पार्टनर, इन पर्टिकुलर द IT इंडस्ट्री, मस्ट बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ OCSA। इंडस्ट्री पार्टनर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं इनमें, इनको अवेयर करने की ज़रूरत है, और इस जो ये प्रॉब्लम है इसके मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड के प्रति इन लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है ताकि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को समझ सकें। In the same vein, comprehensive remedies or repatriation of victims are just as important and needed to be handled by specialized workforce। इसके अलावा जो भी victims हैं उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। A collaborative effort of various institutions across the nation is required to build a safe cyber space। वही बात हुई, कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है ताकि बच्चों के लिए और बाकी आम लोगों के लिए भी एक सेफ साइबर स्पेस की तरफ हम बढ़ सकें। केवल डिजिटल इंडिया बनाने से ही काम नहीं होगा, उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। द एंड गोल मस्ट बी टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सेफ गार्ड फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट अलाउ सिक्योर नेविगेशन फॉर माइनर एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द एक्शन ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, माइनर्स का आपको सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी सरकार को, और जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको जो है पनिश करने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों इसमें और कुछ काम का खबर है नहीं, इस पेज पे भी कुछ भी नहीं है। एक्सपेंड पेज पे हम इंडियन डायस्पोरा के बारे में है, ये मैं एक दूसरे वीडियो में आपसे डिस्कशन करूँगा इसके बारे में। और उसके बाद अल्जाइमर का जो है ड्रग को FDA, ये US की वैसे खबर है, US FDA ने नोट दिया है, लेकिन हम एक बेसिक इसमें समझ लेते हैं कि ड्रग का नाम क्या है। ड्रग का नाम है लीकैनामैब, LECANEMAB, लीकैनामैब नाम का ड्रग है। इसमें बेसिकली होता ये है कि मार्केटेड एज लेकेम्बी नाम से मार्केटेड होता है। इट इज़ ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट रिड्यूसेस द बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन प्लेक्स इन द ब्रेन, अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ एल्जाइमर। तो एल्जाइमर बेसिकली क्या होता है एल्जाइमर में कि बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन आप ये नाम याद कर लीजिए, ये जो है ब्रेन में प्लेग कर जाता है बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन। तो ये जो ड्रग होता है लीकैनामैब या फिर लेकिम्बी, ये जो है इट इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो कि इस प्रोटीन के इफेक्ट को रिड्यूस करती है, बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन के इफेक्ट को रिड्यूस करती है। आपको बस इस आर्टिकल में इतना ही जानना था, बाकी और कुछ काम का नहीं है। उसके बाद इकोनॉमी के पेज पे आज कुछ भी काम की खबर है नहीं। तो वर्ल्ड में आप ये जो है ब्राज़ील में वहाँ पे जो कुछ लोगों ने वहाँ की स्टेट जो बिल्डिंग्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंशियल हाउस, पार्लियामेंट, वहाँ पे अटैक वगैरह कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्शन बेसिकली हुआ था दो लोगों के बीच में हुआ था। प्रेसिडेंट लूला हैं जो इस टाइम पावर में है, और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो। तो इन दोनों के बीच में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था और इनको कुछ 50% वोट मिले थे, इनको 49% वोट मिले थे। तो जो बोल्सोनारो जी के सपोर्टर्स हैं ये इस रिज़ल्ट को मान नहीं रहे हैं और यहाँ पे हमला कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो लूला हैं ये इस्तीफ़ा दें और या तो रिज़ाइन करें और इनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं या फिर दोबारा इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो ये एक जो है डेमोक्रेसी में दोस्तों केवल इलेक्शन कराना ही डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में पीसफुल पावर ट्रांजिशन भी होना चाहिए, पीसफुल पावर ट्रांजिशन। तो पीसफुल पावर ट्रांजिशन अगर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का कि जब भी इलेक्शन हो तो जो भी रिज़ल्ट आए, इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट आए, उसको लोग अच्छे से और खुले दिल से उस रिज़ल्ट को माने ताकि पीसफुल पावर ट्रांजिशन हो, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाती है। ब्राज़ील के एग्जांपल में देखिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो रही है। तो अगर कहीं डेमोक्रेसी वगैरह से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह का कुछ सिमिलर केस हुआ था जब USA में जो है लास्ट ईयर ट्रम्प जो है हार गए थे जब इलेक्शन, तो भी वहाँ पे कैपिटल हिल में अटैक वगैरह हो गया था। तो वो एग्जांपल और ये एग्जांपल कुछ रिलेटेड है थोड़ा बहुत।
तो आप इसको जो है देख सकते हैं, एग्जाम्पल की तरह कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे एग्ज़ाम में ये आपसे नहीं पूछे।